नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड का अगर आप भाव देखें तो 77,600 रुपए के पार पहली बार एमसीएक्स पर सोना निकल चुका है। इस साल सोने में 30% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स $2725 के ऊपर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड $2710 के ऊपर जा चुका है। अब ये तेजी क्यों आ रही है? सबसे बड़ी जो तेजी की वजह है वो है यूएस इलेक्शन। उसको लेकर जो अनसर्टेनिटी है उससे बाजार में उतार चढ़ाव है। साथ ही बाजार को रिस्क प्रीमियम मिल रहा है। खाड़ी देशों की जो लड़ाई है, जो तनाव है, इजराइल के जो लगातार हमले हमास में, लेबनान पर, हिजबुल्लाह पे और लगातार तनाव की वजह से ये सपोर्ट यहाँ पर गोल्ड को मिल रहा है। साथ ही रिस्की एसेट से निवेशक दूर हो रहे हैं। सोने में उनका ध्यान ज़्यादा है, सोने में पैसे वो ज़्यादा लगाना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ तेज़ी की वजह घरेलू बाजार की तरफ से अगर आप देखें तो त्योहारी सीज़न की डिमांड और साथ ही शादियों की डिमांड, ये घरेलू बाजार के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। और जितने भी फैक्टर्स अब तक अभी दिख रहे हैं वो गोल्ड के फेवर में हैं। सेंट्रल बैंकों का रुख देखिए, लगातार बड़े सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हो रही है। ईसीबी ने कल इस साल तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की। फेड पिछली मीटिंग में आधे % तक ब्याज दरों को घटा चुका है और नवंबर की बैठक में 98% ट्रेडर मानते हैं कि यूएस फेड 0.25% ब्याज दरें घटा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी तेज़ी के बाद अब आपको क्या करना चाहिए? क्या ये तेज़ी जारी रहेगी? क्योंकि किसी भी सिक्योरिटीज़ में अगर इस तरह की बड़ी तेज़ी आती है तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट की संभावना या बड़े करेक्शन की भी संभावना बन जाती है। वो रिस्क भी किसी भी सिक्योरिटीज़ के अंदर रहता है, वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिलहाल के सारे फंडामेंटल्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का आज एक बड़ा पैनल है और ख़ास करके गोल्ड के लिए हमने 2 और मेहमानों को आज बुलाया है। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। तरुण सत्संगी है, कमोडिटी एक्सपर्ट। और साथ ही हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान हैं। महेश जैन है, यूपी सर्राफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही भार्गव वैद्य हैं, बीएन वैद्य एसोसिएट्स के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले महेश जी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप सबसे बुजुर्ग हैं। करीब 6 दशक का आपका अनुभव है इस मार्केट का। जिस तरह की एक तरफा रैली सर आपने इससे पहले कभी देखी थी? पिछले कई सालों से गोल्ड की ये रैली चल रही है। छोटे मोटे करेक्शन आए होंगे, लेकिन एक बड़ी गिरावट अभी तक तो गोल्ड में नहीं दिखी है। लगातार नए रिकॉर्ड। इस तेजी पर आपका क्या टेक है? क्या कहेंगे? जो नए निवेशक हैं, जो नए खरीदार हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, सोने में अप्रत्याशित तेजी आई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इतिहास देखें तो 1978 के अंदर सोने का भाव 480 रुपए प्रति 10 ग्राम था और 1983 में 1650 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी कि 3.5 गुना की तेजी 4 साल में। लेकिन उस समय सोने का भाव क्योंकि कम थे, डॉलर का रेशियो, रुपी रेशियो कम था, इसलिए वो हमको तेजी इतनी नहीं खली। जब हम यहाँ पर देखें तो आज यहाँ पर सोने का भाव 80,000 रुपए 10 ग्राम हो गया, जो कि सोच के बाहर का है। तो समय तेजी हो रही है। आज हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में अराजकता कहिए या आपस में जो युद्ध हो रहे हैं, उसके कारण जो है आदमी की शांति भंग की अंदेशा है। इसलिए सोना एक ऐसा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि कभी भी अशांति के समय में लोग सोने में इन्वेस्टमेंट करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि सोना ही एक ऐसी चीज है जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, इजीली उसको जो है लिक्विडेट कर सकते हैं। इसलिए जो सोने का जो इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए सोने के अंदर तेजी आई। भार्गव वैद्य साहब, अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस तेजी पर? आप क्या कहेंगे? कितनी तेजी आपको यहां से और दिख रही है और इन लेवल्स पे क्या सतर्क रहने की अब जरूरत है? देखिए, इन लेवल पे अगर आप ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो सतर्क रहने की जरूरी है। जैसे भाई साहब ने बताया और आपने भी पहले कहा कि लॉन्ग टर्म में सोना सेफ है, मगर ये जो एक मिडिल ईस्ट डिस्टर्बेंस आप कहिए या
इलेक्शन अनसर्टेनिटी है, ये दोनों चीज खत्म होनी चाहिए। मैं तो आशा करूंगा कि जो डिस्टरबेंस है मिडिल ईस्ट में वो भी एक खत्म हो जाए। ये सब चीज हो गई तो एक करेक्शन आ सकता है। जो अ, मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, एक ज्यादा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यानी ये लेवल से अब तक जैसे हमने सोने की दौड़ देखी, उतनी दौड़ नहीं की आशा नहीं करनी चाहिए। और मंदी बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट तो बहुत संभाल के करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स। और अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। और कोई भी अच्छा न्यूज आया और कोई भी डिप आई तो आप जैसे एक पिछले हफ्ते भी एक छोटा सा करेक्शन आया था $50 के ऊपर का, ऐसे कोई भी न्यूज आए तो वो लेवल पे बाय करना चाहिए। ओके, तो ये आपको करना यहाँ पर ये है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन से फिलहाल बचना है, क्योंकि अभी माहौल सारे फेवर में है गोल्ड के। लेकिन करंट लेवल पे खरीदना नहीं है, जब भी आपको थोड़ा डिप मिले, नीचे पे मौका मिले, तभी आप खरीदें। ये भार्गव वैद्य साहब की सलाह है। आप महेश जी, आप बताइए क्या लग रहा है, क्या इस भाव की वजह से अचानक जो तेजी आई है, इससे त्योहारी माहौल खराब हो गया है कारोबारियों के लिहाज से? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो गई 9%, इस बार सस्ता सोना रहेगा, बम्पर बिक्री होगी। क्या उसको एक झटका लगा है इस तेजी की वजह से, महेश जी? देखिए, एक्चुअली क्या जब सोने में जबरदस्त तेजी आती है, जो बायर 76,000 रुपए का सोना भी वो तेज मान रहा था, आज 80,000 हो गया। तो जो कस्टमर है वो मार्केट से गायब हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में करीब 40,000 टन सोना पब्लिक के पास या धार्मिक स्थिति के पास है। उनका तो जरूर एप्रिशिएशन, लेकिन ट्रेडर्स के लिए जो जो तेजी आती है वो लॉन्ग रन में अच्छी नहीं, क्योंकि उनका टर्नओवर कम हो जाता है, लोगों की खरीदारी कम हो जाती है। तो सोने में जो तेजी आ रही है, इससे जो हमारा खरीदार है वो बैकफुट पे आ। तो तेजी व्यापार के लिए हो सकता है अच्छी हो, व्यापारियों के लिए, सरकार के लिए और पब्लिक के लिए अच्छी हो, लेकिन जो ट्रेडर है, जो बुलियन डीलर है या ज्वेलर्स है, उसका व्यापार बहुत। चलिए, आपका ये व्यू चला। हमारे दो और एक्सपर्ट से, उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए तरुण जी, आपको क्या लग रहा है टेक्निकली, आपको कितना तेज लग रहा है? पहले भूपेश जी आप बताइए, चार्ट देखकर गोल्ड का चार्ट कैसा दिख रहा है यहाँ पर? सुमन जी, अगर सोने की बात करें तो सबसे पहले सोने में कोमेक्स के चार्ट की चर्चा करेंगे। और कोमेक्स का चार्ट मुझे लगता है कि जब तक $2690 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें लगातार तेजी रहनी चाहिए। कहीं भी कोई डिप आता है $2700 के आसपास, कहीं भी बाजार वायदा, इंटरनेशनल वायदा जो अभी $2727 के आसपास चल रहा है, वो कहीं $2700 के आसपास मिलता है, उसमें खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि $2680 का भाव इतने आसानी से नहीं पेनिट्रेट करना चाहिए बाजार। वहीं अगर इंडियन एमसीएक्स की बात करें तो कहीं भी बाजार में 700-800 पॉइंट की मंदी तेजी अक्सर आती रहती है, क्योंकि भाव बड़े हो गए तो वॉलेटिलिटी भी बड़ी हो चुकी है इसमें। तो कहीं भी 700-800 पॉइंट की गिरावट आती है तो वहां सोने में एंट्री करनी चाहिए। मुझे लगता है 76,500 का दाम अभी इतने आसानी से नहीं टूटेगा। अपसाइड की बात करें तो स्काई इज द लिमिट है बाजार के लिए अभी भी। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कॉमेक्स में 2745 और $2757 के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। वहीं लॉन्गर टर्म में बात करें तो $2810 तक के भाव भी देखे जा सकते हैं। चांदी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में भी जबरदस्त तेजी दिख रही है। 93,000 रुपए के ऊपर चांदी निकल चुकी है। 1200 रुपए से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में चांदी भी दिखा रही है। भार्गव वैद्य साहब, क्या लग रहा है आपको, चांदी की चाल कैसी दिख रही है? यहाँ हालांकि गोल्ड के मुकाबले ये लैगार्ड जरूर दिख रही है। क्या आगे बड़ी तेजी की उम्मीद है चांदी में? मैं हर टाइम ये कहूंगा कि एकदम कॉशन के साथ चाहिए। अगर आपको जो आपके रिक्वायरमेंट है या कंजम्पशन के लिए चांदी है तो खरीद लीजिए। ये तो चांदी में करेक्शन एक आ सकता है अभी, उसकी चाल गोल्ड के साथ भी रहती है और बेस मेटल के साथ भी रहती है। तो बेस मेटल के न्यूज के हिसाब से और 80% सप्लाई उसका एज अ बाय प्रोडक्ट है, तो वो सब इंटरनेशनल फैक्टर के हिसाब से चांदी में एक करेक्शन आ सकता है। तो चांदी में
इन्वेस्टर जो मीन्स शॉर्ट स्मॉल प्लेयर्स को तो दूर ही रहना चाहिए। और 3250 से एक दो बार नीचे आया है तो चांदी में हम करेक्शन की एक उम्मीद कर सकते हैं। गोल्ड में मैं कॉशन कर रहा हूं, चांदी में आप अगर केयरफुली खेले तो दोनों साइड खेल सकते हैं। और फॉर ट्रेडर्स वो एक ट्रेडर्स डिलाइट है, ये चांदी की मूवमेंट उनको काफी नफा देगी। भार्गव वैद्य साहब, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि साल अंत तक गोल्ड और सिल्वर का भाव कहां तक जा सकता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चांदी में तो मैं कहूंगा कि आज की लेवल से 2000 रुपया अप और डाउन हो सकता है। गोल्ड में एट द एंड ऑफ द ईयर आप रेंज ले लीजिए 75 to 79,000। 5 to 79,000 आपका रेंज लग रहा है। तो अगर कोई त्योहारों के लिए, शादियों के लिए अगर खरीदना चाह रहा है भार्गव वैद्य साहब, तो 75,000 क्या उनको मौका मिलेगा एंट्री का? हाँ, बाई चांस मिल सकता है, मगर एक रिटेलर को जब आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो गोल्ड प्राइस को आप थोड़ा अलग रखिए। बिकॉज जब भी एक मेजर करेक्शन आता है तो प्रीमियम्स कम हो जाते हैं, और ज्वेलर्स ने जो स्टॉकिंग की है वो जब भी भाव नीचे आता है तो वो ले नहीं सकते हैं। तो आपको जो खरीदी करनी है वो अगर 76 भी मिले तो इट इज अ वेरी गुड बाय, और 70 और जब भी जरूरत है तो उसे बाय कर लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप 75 के लिए वेट करिए। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर की इस रैली पे? आप क्या कहेंगे? गोल्ड की तो रैली जबरदस्त चल रही है, क्या हो रहा है सर इस मार्केट में? हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक काफी कैटास्ट्रॉफिक रन देखने को मिला है और गोल्ड रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा था कि फेड के रेट कट के बाद में हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन वो सस्टेनेबल था नहीं। सो एज ऑफ नाउ इट्स रन अवे मार्केट। प्रॉब्ली हो सकता है गोल्ड यहाँ से $30 to $50 इन कॉमेक्स स्पॉट में जा सकता है हायर साइड को। एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी may see in the short term around 1000 to 1500 का मूव ऑन अपसाइड। सिल्वर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है $33 के ऊपर चलना बहुत जरूरी है कॉमेक्स में। अगर मैं एमसीएक्स की बात करता हूँ तो 97,000 के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। अगर इन लेवल्स के ऊपर नहीं चलेगा सिल्वर, तो हो सकता है कि सिल्वर के अंदर उन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और गोल्ड जैसा वन साइडेड मूव दे रहा है टू पार्टिसिपेट इन द सेम फैशन, सिल्वर को 97,000 के ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये व्यू गोल्ड और सिल्वर पर हमारे सभी मेहमानों का है। शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब आपका, महेश जैन सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड सिल्वर का मार्केट किस तरह का है, आगे किस तरह का हो सकता है। लेकिन कि दिसंबर तक गोल्ड का भाव क्या हो सकता है, हमने इस पर पोल किया था। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की राय यहाँ पर 80,000 के ऊपर जाने की उम्मीद उन लोगों को लग रही है। ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ देखिए, मोतीलाल ओसवाल देखिए, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, सब ने 80 से 82,000 तक का हाईएस्ट यहाँ पर टारगेट दिया है गोल्ड का, जो दिसंबर तक का आ रहा है। भूपेश जी, आपको क्या लगता है, अगर दिसंबर तक सोने का भाव आप कहां तक जाते देख रहे हैं? जी विश्वमोहन जी, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे सोने के भाव में मंदी नहीं लगती, और ऊपर में अगर डॉलर टर्म्स में बात करी जाए तो $2810 तक के भाव बहुत आसानी से दिखते हैं। अगर उसके ऊपर भी भाव चलते हैं तो $2850 तक के भाव भी बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। और अगर यहाँ से $2850 के भाव होते हैं तो तकरीबन 3000 पॉइंट की तेजी और देखने को मिलेगी, जो कि भाव करंट भाव से तकरीबन 3000 पॉइंट और बढ़ते हैं तो 80,000 या 80,500 तक के भाव भी बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि साल अंत तक, दिसंबर तक की मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, गोल्ड का भाव क्या हो सकता है, ऊपर में कहां तक जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? सी थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि गोल्ड इज इनटू मॉन्स्टर रैली एंड हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मे बी 78 से 80,000 आ जाए, बट दिसंबर एंड तक आएंगे या अभी नियर टर्म में आएंगे ये थोड़ा कहना टफ है। बट जिस तरीके से मॉन्स्टर रैली हो रही है तो प्रॉब्ली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 78 to 80,000। चलिए, अब बात गोल्ड के बाद अब बात करेंगे क्रूड की। क्रूड में हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। 4 दिनों की गिरावट के बाद कल हमने देखा वो गिरावट पर ब्रेक लगा, और आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, आधे % के आसपास की तेज़ी इंटरनेशनल मार्केट में है, और हल्की तेज़ी यहाँ पर घरेलू बाजार में 1% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। तरुण जी बताइए, क्रूड में क्या ये रिकवरी टिकाऊ आपको दिख रही है? जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न है,
और साथ ही चाइना के जो ग्रोथ के नए नंबर आए हैं थर्ड क्वार्टर के वो अच्छे दिख रहे हैं, तो उसका कुछ सपोर्ट मिलेगा। क्रूड में कुछ आगे तेजी दिख रही है आपको सर? आई थिंक देखिए, जियो पोलिटिकल प्रीमियम आता है तो प्राइस बढ़ जाता है, रिसीड होता है तो मार्केट सप्लाई साइड की तरफ चला जाता है, जो कि अच्छा है। साइमल्टेनियसली चाइनीज इकोनॉमी में अभी भी रिकवरी के साइन है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द ऑयल। इसी कारण से हम देख रहे हैं कि इट्स मोर देन अ ईयर प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि $57 ऑन डाउन साइड इजीली प्राइस नहीं काटेंगे, एंड अपर साइड पर $80 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो प्रॉब्ली $60 से $80 का एक बैंड है, उसके अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। एंड जियो पोलिटिकल टेंशन अगर 75 या 80 तक लेके भी जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही रिसीड होते हैं वहां से वंस अगेन वो उतर जाते हैं प्राइस। आप बताइए क्रूड में आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए भूपेश जी? जी सर, विश्वन जी, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में 6050 के लेवल को एक बेंचमार्क लेवल मान के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक 6050 का लेवल क्रॉस नहीं होता अप साइड में, तब तक इसमें मंदी का ट्रेंड जारी रहेगा। हो सकता है कि आज बाजार प्लस थोड़ा दिखा रहा है, परंतु मैं फिर भी इसमें कॉन्ट्रा सेल की तरफ जाना प्रेफर करूंगा, और 6000 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है वहां बिकवाली करनी चाहिए। 6050 के ऊपर का सस्टेनेबल बेस पर स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे में 5,900 5,800 तक के लक्ष्य एक बार पुनः देखे जाएंगे। 5,900 5,800 तक के लेवल भी आपको लग रहा है कि क्रूड फिर से आ सकता है। चाइना के ग्रोथ की नंबर अगर थर्ड क्वार्टर की बात करें तो 4.6% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि सेकेंड क्वार्टर में जो 4.7% है उससे कम ही है, लेकिन बाजार के अनुमान से ये बेहतर ग्रोथ के नंबर हैं। वो कॉपर को कितना सपोर्ट कर सकता है इस तरह के नंबर? तरुण जी, कॉपर की चाल आपको कैसी दिख रही है? 4 हफ्ते के निचले स्तरों से आज रिकवरी जरूर दिख रही है, ये रिकवरी टिकाऊ है क्या? आई थिंक लॉट वुड डिपेंड कि चाइनीज नंबर कैसे आते हैं। कुछ दिनों पहले चाइनीज का इन्फ्लेशन नंबर आया था और वो एक्चुअली काफी कूल डाउन था, जिसकी वजह से हम मार्केट में करेक्शन आते हुए देखा था। अगर मैं कॉपर का डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूँ, 810 इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं देगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाइंग मार्केट में कंटिन्यू करेगा। एंड वंस अगेन हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में 860 865 के प्राइस देख पाए। आप बताइए बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है? कॉपर जिंक 1% की मजबूती दिखा रहा है, एल्युमिनियम भी 1% तेज है 237 के ऊपर, लेड 183 के ऊपर है, आधे % की तेजी। इन चारों काउंटर में आपको क्या पसंद आ रहा है भूपेश जी? जी विश्वमोहन जी, अगर बात करें बेस मेटल्स की तो मेरा पसंदीदा काउंटर आज के लिए जिंक का रहेगा, और जिंक के बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 280 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 285 और 287 तक के लक्ष्य बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। करंट भाव पर रिस्की प्लेयर खरीद सकते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो 282 250 के आसपास खरीदें। चलिए, जिंक के बाद अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज ज़्यादातर काउंटर हरे निशान में दिख रहे हैं। हल्दी शुरुआती नरमी के बाद फिर से 13,500 के ऊपर आ चुका है। जीरा नवंबर का वायदा 25,150 पे आज करीब 0.5% की तेजी है, और धनिया में भी तेजी है 7,450 के ऊपर। तरुण जी, मसालों पर आपकी राय क्या बन रही है? कहाँ तेजी और कहाँ मंदी दिख रही है इन मसालों में? कॉम्प्लेक्स एज अ होल काफी डल मूवमेंट में जा चुका है, काफी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। जीरा 25,000 के आसपास ही मूव करता हुआ हमने देखा है, एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग 24,000 से 28,000 के बीच में मूव होता रहे। टर्मरिक नो डाउट काफी करेक्ट कर गया, हो सकता है 500 to 700 पॉइंट का रिकवरी देखने को मिले। अगर मैं कोरिएंडर की बात करता हूँ, 66,500 के आसपास से इसमें रिपीटेटिवली बाइंग आ रहा है, एंड 7,500 के आसपास ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वहां से मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड मार्केट है, रैली पर सस्टेन नहीं कर रहा है, एंड अच्छे लेवल पर आता है तो वहां से रिकवरी देखने को मिलती है। ये मसालों पर आपका व्यू आ गया। आप बताइए मसालों में आपकी टॉपिक कौन सी होगी? अगर आज कहीं ट्रेड करना हो मसालों में तो कहाँ नजर रखना चाहिए भूपेश जी? जी, मुझे मसालों में अगर बात करी जाए तो टीएमसी का बाजार अभी भी मुझे सबसे कमजोर बाजार दिखता है सभी मसाला पैक में, और कहूंगा कि 13,700 के दाम पर अभी बाजार में बिकवाली करनी चाहिए। 13,850 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 13,400 13,200 तक के लक्ष्य देखे जा सकते ग्वार पर आप राय दें भूपेश जी, क्या लग रहा है ग्वार में आगे क्या होने वाला है? जी सर, स्पेशली ग्वार सीड की बात करी जाए तो ग्वार सीड का ट्रेंड और मोमेंटम अभी दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि ग्वार सीड में 5,600
50 के भाव जब तक क्रॉस नहीं करते तब तक इसमें नेगेटिव ट्रेंड और मोमेंटम दोनों का नेगेटिव ही रहेगा। और नीचे में 5450 का लगता है कि एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बेस बना हुआ है। दिए गए भाव के नीचे जाने पर हो सकता है बाजारों में गिरावट और ज़्यादा तेज़ी से आए और तेज़ी से बढ़े नीचे की तरफ। आप बताइए, ग्वार की चाल आपको कैसी दिख रही है तरुण जी? आई थिंक अराइवल अभी काफी फुल स्विंग पर हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस में प्रेशर आते हुए हम देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बेस बनना चाहिए 5000 से 5200 के बीच में। दोज लेवल्स के आसपास प्राइस पीक अराइवल सीजन में देखने को मिलेंगे। चलिए, अब एक खबर बता दो राइस को लेकर कि चावल की जो सरकारी खरीद है वो काफ़ी कम होती दिख रही है। आधी हुई चावल की खरीदारी हुई है। अक्टूबर की शुरुआत में सरकार की तरफ से जो चावल खरीद है उसमें पिछले साल की तुलना में इस दौरान 50% कम दिख रहा है। पंजाब और हरियाणा में ये खरीदारी सबसे कम हुई है और पंजाब हरियाणा में जो बफर स्टॉक पर इसका काफ़ी असर आने वाले समय में दिख सकता है। और इसकी वजह यह है कि एजेंट्स की तरफ से ज़्यादा कमीशन की मांग से खरीदारी यहाँ पर कम हुई है। ज़्यादा कमीशन के लिए एजेंट्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। स्टोरेज की जुड़ी साथ ही एक और वजह यह भी बताया जा रहा है कि स्टोरेज की भी दिक्कतें हैं और उस वजह से भी खरीदारी कम हुई है। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर चावल की खरीदारी में बढ़ोतरी ज़रूर दिखी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वो यहाँ पर कम दिख रही है। 2024-25 के लिए सरकार ने 485 लाख टन का सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है। आप बताइए तरुण जी, इस खबर पर आपका व्यू क्या है? अभी भी सफिशिएंट स्टॉक है। दूसरा देखिए, इस बार थोड़ा क्रॉप 50 डेज डिले है, तो कंपैरिजन 15 डेज के बाद करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर एजेंट इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ द लो मार्जिन, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसेंसस बनेगा गवर्नमेंट और उनकी तरफ से। और रही बात प्रोक्योरमेंट की, आज नहीं कल एक्चुअली अगर वो गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो मार्केट में छोड़ना ही पड़ेगा। फसल अच्छा ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिफिल हो जाएगा। हो सकता है टारगेट अचीव ना हो, बट स्टिल क्या है कि बेटर ऑफ कंडीशन होगा बाय द एंड ऑफ प्रोक्योरमेंट सीजन। और एक चीज़ और भी है कि पूर्वी राज्यों की जो फसल है उसके आने में देरी होती है। वो नवंबर अंत दिसंबर तक भी आती रहती है वो फसलें, तो वो फसलें आएंगी तो खरीदारी और तेज़ हो सकती है, सरकार के टारगेट फिर पूरा हो जाए, क्योंकि इस बार बम्पर उत्पादन है, रिकॉर्ड उत्पादन की भी बात हो रही है। शुक्रिया तरुण जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।